इंडिया का टॉप 1% देश के 22.6% इनकम को कंट्रोल करती है। इसको अगर मैं एक दूसरे शब्दों में बोलूँ तो बेसिकली देश में जितना भी इनकम आता है उसका 1/4 विच इज़ 1/4 पार्ट लगभग वो टॉप 1% ऑफ इंडियंस के पास जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी, और इस चीज़ में हमने साउथ अफ्रीका जैसे देश को भी पीछे छोड़ रखा है। ये तो हो गई देश के 1% की बात। अगर हम देश के टॉप 10% की बात करें तो वो लगभग 58% ऑफ इनकम कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली देश जितना कमाता है उसमें आधे से ज़्यादा जो पैसा जो जाता है वो इंडिया के टॉप 10% को जाता है। अब इंडिया की वेल्थ इनइक्वालिटी को समझने से पहले एक बार वेल्थ वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। तो जनरली किसी भी देश की वेल्थ को नापने के लिए हम जीडीपी पर कैपिटा को मेजर करते हैं। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इज रफली $2600, जो होती है लगभग 2.2 लाख पर ईयर। यहाँ पे एक बार हम पुराना ट्रेंड देखें तो यस, इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रही है। मतलब इंडिया की जो वेल्थ है, जो एक नॉर्मल इंसान कमा रहा है, वो बढ़ रहा है। यहीं पे एक बार आप चाइना का ग्राफ देखिए। चाइना की जीडीपी पर कैपिटा करेंटली 5x है, 5 टाइम्स है इंडिया के। तो ऑब्वियसली ये एक फेयर कंपैरिजन नहीं है। पर एक बार इस बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा पे नजर डालते हैं। जीडीपी पर कैपिटा ऑफ बांग्लादेश इज स्टिल एट पार एंड इन फैक्ट लिटिल बिट हायर देन दैट ऑफ इंडिया। तो जहाँ पे एक देश 140-150 करोड़ का है, वो 17 करोड़ के देश से पीछे चल रहा है अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो। पर एक सेकेंड रुकिए, पर कैपिटा जीडीपी को देखने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम समझने के लिए इसके एक बार फॉर्मूले को देखते हैं। तो पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है? टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो डिनोमिनेटर को देख रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें हर जो इंसान है वो इंक्लूडेड है। बेसिकली वो लोग जो शायद 18 साल से कम के हैं, जो लीगल वर्किंग एज से कम के हैं, इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जो शायद अभी अभी पैदा हुए हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं। तो इसको हम ज़रा ढंग से समझने के लिए हम जो दूसरा मैट्रिक देखेंगे उसको हम बोलते हैं कि रियल इनकम ग्रोथ कितनी हुई है इंडिया की। अब रियल इनकम ग्रोथ के लिए बेसिकली टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल अडल्ट पॉपुलेशन को हम यूज़ करेंगे। सो ये बेटर रिप्रेजेंट करेगा कि एक्चुअली इंडिया में इनकम कैसी ग्रो हुई है। 1960 से अभी तक इंडिया की जो रियल इनकम ग्रोथ है वो है 2.6% ईयर ओवर ईयर। यानी 2.6% ईयर ओवर ईयर से इंडिया की जो रियल इनकम है वो बढ़ी है। पर ये 2.6% भी कांस्टेंट नहीं है। 1960 से 1990 तक इंडिया की जो रियल इनकम है वो 1.6% ग्रो हुई है, और उसके बाद 1990 से 2022 तक ये रियल इनकम 3.6% विच इज़ मोर देन द डबल जो पहले ग्रो हो रही थी उससे ग्रो हुई है। बाय द वे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि 1990s के अराउंड इंडिया की इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था। तो जो लिबरलाइजेशन हुआ है उससे इंडिया में काफ़ी ग्रोथ आई थी, और ये ग्राफ इस चीज़ से कोरिलेट कर रहा है। तो क्या ये इसका एक रीज़न है? तो अब रियल क्वेश्चन पे आते हैं। वो ये है कि जो 3.6% ईयर ओवर ईयर इंडिया ने रियल ग्रोथ देखी है, क्या वो सबकी हुई है? राइट, बिकॉज ये क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर से हमारे और आप जैसों की लाइफ पूरी तरीके से इम्पैक्ट होती है। तो आइए देखते हैं, और ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है इसको एक चीज़ समझने के लिए एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल भी लेते हैं। ठीक है, तो आज इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.4 लाख करोड़ है। अब मान लीजिए कल को ये 3.4 लाख करोड़ से 4.4 लाख करोड़ हो जाती है, यानी सीधा 1 लाख करोड़ का जंप। राइट, तो ये बेसिकली 30% जंप है। बट अगर ये 1 लाख करोड़ जो इंक्रीज हुआ है ये सिर्फ इंडिया के अंबानीज और अदानीज और रिच पावरफुल फैमिलीज के पास ही जाता है, तो क्या इसमें मेरा और आपकी इनकम बढ़ेगी? नहीं। तो बेसिकली इवन दो पर कैपिटा इनकम तो बढ़ जाएगी, बट मेरे और आप जैसे कॉमन लोगों की इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। कोई भी एवरेज मैट्रिक लेंगे तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो एवरेज मैट्रिक है ये जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, जहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं, इस मैट्रिक को सही से दिखा नहीं पाता है। ठीक है, तो आइए हम पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं एक बार, इस चीज़ को और अच्छा समझने के लिए। इंडिया के टॉप 1% के पास 22.6% इनकम है। बेसिकली पूरे कंट्री में 1/4 जो भी पैसा आता है वो टॉप 1% इंडियंस के पास जाता है। ये जो मैट्रिक है ये कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड इवन यूएस उनसे भी ज़्यादा है। मतलब इनकम इनइक्वालिटी में हम इन सारी कंट्री से पीछे हैं। और अगर कंट्री के टॉप 10% की बात करें तो वो तो 57.7% को इनकम को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली जो आधे से ज़्यादा इनकम जो कंट्री में आ रही है वो टॉप 10% इंडियंस के पास जा रही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट राइज ऑफ बिलियनियर राज, टॉप 10% ऑफ इंडिया का इनकम शेयर हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहीं पे बॉटम 50% का इनकम शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है। इसको ज़रा और ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंस से लेके 2000 तक
जो हमारी वेल्थ इनइक्वालिटी वो डिक्रीज कर रही है, पर 2000 के बाद में वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ऑल्सो एक चीज़ को ध्यान दें, 1992 में इंडियन इकोनॉमी को हमने ओपन किया था। 1991 budget ushered in globalization, privatization and तो liberalization. क्या इंडियन इकोनॉमी को जो ओपन किया उससे बाद जो इनकम्स बढ़ी, क्या वो सिर्फ टॉप 10% के पास बढ़ी? एटलीस्ट ये ग्राफ यही दिखा रहा है। एक बार अपने थॉट्स को जरूर यहाँ पे कमेंट करें। तो इस एनालिसिस से एक बात तो साफ है कि कंट्री प्रोग्रेस जरूर कर रहा है, कंट्री में लोगों की इनकम जरूर बढ़ रही है, बट वो जो बढ़ रही है इनकम वो मेजॉरिटी टॉप 10% ऑफ इंडियंस की इनकम बढ़ रही है। चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो लिबरलाइजेशन हो, उसका जो फायदा है समहाउ वो टॉप 10% के पास ज़्यादा जा रहा है, और उससे जो पर कैपिटा इनकम है वो देश की बढ़ती जा रही है, राइट। और इसी चक्कर में जो बॉटम 50% ऑफ इंडियंस हैं उनके पास उतना फ़ायदा एटलीस्ट अभी नहीं पहुंच पा रहा है। और बाय द वे ये डेटा जो मैं आपको एनालिसिस दिखा रहा हूँ ये अज्यूम कर रहा है कि गवर्नमेंट डेटा करेक्ट है, बट ये आपको पता है, मुझे भी पता है इंडिया में कितने लोग अपनी रियल इनकम्स को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर आप वो भी अकाउंट कर लें तो जो बॉटम 50% ऑफ इंडिया, उनकी हालत तो और ख़राब है। इंडिया हैज़ द यंगेस्ट पॉपुलेशन। तो ये जो डेमोग्राफिक एडवांटेज जिसकी सब बात करते हैं, इस डेटा से साफ जाहिर हो रहा है कि वो यंग पीपल तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, बट वो चीज़ शायद ट्रांसलेट नहीं हो रही है जो पूरे कंट्री की जो इनकम जिस तरीके से बढ़नी चाहिए उस चीज़ में। तो इंडिया की जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है वो सीवियरली अंडर यूटिलाइज है। देखिए बहुत सारी नेगेटिव बातें हो गई, अब थोड़ा ब्राइट साइड देखते हैं। तो हाँ, वेल्थ इनइक्वालिटी तो इंडिया में बढ़ी है, बट ऐसा नहीं है कि इनकम्स पूरी बढ़ी नहीं। हाँ, अमीर लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ी है, गरीब लोगों की इनकम कम बढ़ी है, बट उससे हुआ ये है कि जो पोवर्टी इंसिडेंस रेशियो है, पोवर्टी इंसिडेंस रेशियो क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ पीपल, कितने प्रतिशत लोग इंडिया में पोवर्टी में जी रहे हैं या बिलो पोवर्टी लाइन जी रहे हैं। 2005 में ये जो पोवर्टी इंसिडेंस रेशियो था 55%, यानी 55% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पोवर्टी में जी रही थी, और 2021 में ये घटकर 16% हो जाता है, यानी 2021 में अब सिर्फ 16% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पोवर्टी के नीचे जी रही थी। हमने इस चक्कर में 4 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी से पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया। ये बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है। तो इवन दो वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ी है, मतलब अमीर लोगों की इनकम बहुत तेजी से बढ़ी है, बट गरीब लोगों की इनकम भी बढ़ी है, तभी वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। बस जो डिवाइड है अमीर और गरीब के बीच वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय गोल्डमैन सैक्स, ऐसे इंडियंस जो $10,000 यानी 8 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हो सालाना, वो इंडिया के टॉप 4% में आते हैं। तो बेसिकली अगर आप 8 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं इंडिया में, जो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच होता है महीना, तो आप इंडिया के टॉप 4% में आते हैं। और ये जो टॉप 4% है वो आज लगभग 6 करोड़ लोग हैं, और ये 2027 में आते आते 10 करोड़ हो जाएगा। तो यानी ये जो एफ्लुएंट इंडियंस है, जो लोग 8 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया में। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्टार्टअप्स हैं, ये जो कंपनीज़ हैं जो इन एफ्लुएंट इंडियंस को टारगेट करती हैं, वो कंपनीज की जो सेल्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। और सेम चीज़ इंडस वैली की रिपोर्ट बाय ब्लूम वेंचर्स भी दिखाती है कि जो ज़ारा का रेवेन्यू ग्रोथ है वो वी मार्ट से ज़्यादा है, नेस्ले का ग्रोथ हिंदुस्तान यूनिलीवर से ज़्यादा है, रॉयल एनफील्ड एज अ कंपनी की ग्रोथ हीरो मोटर से ज़्यादा है, और BMW की ग्रोथ महिंद्रा से ज़्यादा है। बेसिकली जो भी कंपनीज एफ्लुएंट इंडियंस को टारगेट करती हैं उनकी सेल्स ज़्यादा बढ़ी हैं एज कम्पेयर टू वो कंपनीज जो जनरल इंडिया के कंजम्पशन को टारगेट करती हैं। तो एक बात तो क्लियर है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको आइडियाज़ चाहिए तो आप ऐसे स्टॉक्स और ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं जो टॉप 10% ऑफ इंडियंस को टारगेट करती हैं, क्योंकि टॉप 10% ऑफ इंडियंस की परचेजिंग पावर बहुत है, और इनकी जो नंबर है ऑफ पीपल जो कंट्री में वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो कंपनीज जो टॉप 10% को टारगेट कर रही हैं, इनकी सेल्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। बाय द वे, यहीं पर एक स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो शायद आगे जाके इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज का किंग बनेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इतना अच्छा करेगा, प्लीज़ ये वीडियो क्लिक करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई होप इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करेंगे। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।